जिन लोगों ने ये टेस्ट नहीं दिया है ना, वो अब इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं कि बुधवार को अपना एनसीईआरटी का टेस्ट हुआ करेगा और रविवार को जो टेस्ट होगा अपना वो वीकली टेस्ट होगा और शनिवार की क्लास ऑफ रहेगी। और शाम को 7 से 8 वाली क्लास में पेपर सॉल्यूशन और 25% रोज के अब वो कंटिन्यू चालू करेगी। और जिनके प्रश्नों में इशू है वो आप बताते चलना कि कहाँ प्रश्नों में इशू है, वहाँ बोलते चलना। ओके, मैं वहीं रुक जाऊंगा, ऐसा मत करना चल जो ठीक है सर बाद में हम चेक कर लेंगे, बाद में नहीं अभी चेक कर लीजिए। तो जहाँ प्रश्नों में इशू है आपको वहीं आप मुझे रोक देना, ठीक है ना भाई। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट पेपर, 5वां टेस्ट पेपर है एनसीईआरटी का, क्लास 11वीं की चैप्टर 12-13 है, 60 प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी जलवायु दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में पाई जाती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती है? तो देखिए ऐसे सवालों को हम लोग क्या करें, एक एक ऑप्शन को हल कीजिए फिर सवाल कीजिए। और पहली बात तो मैं उन विद्यार्थियों को बधाई देना चाह रहा हूं जो टॉप रैंक लेके आ रहे हैं, लगातार लेके आ रहे हैं, दूसरे रैंक पर आ रहे हैं, तीसरी पर आ रहे हैं, चौथी पर आ रहे हैं, 5वीं पर आ रहे हैं, लगातार इंप्रूव करते जा रहे हैं। और उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा जो लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं, तो नीचे मत गिरो, ऊंचा ऊपर उठो भाई, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जलवायु दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाई जाती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं पाई जाती? और अपन ने देखिए ये मैप आपने बना रखा है, मैंने सिंपल वर्ड का मैप बना के दिया था आपको, उस मैप से आप लोग कर लीजिए। मैं क्या कहता हूँ, जरूरी नहीं आप एनसीईआरटी जो मॉडल बनाया उससे आप कर लीजिए। तो देखिए AW जो है विंटर ड्राई है, ठीक है। AM मानसूनी जलवायु है, AM आपकी मानसूनी जलवायु है। अब यहां पर कह रहे हैं महाद्वीपों में पाए जाते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में नहीं, तो BW ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। AM ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, मानसूनी जलवायु ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। AW ये भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, सवाना वाले क्षेत्र की जलवायु है, कंपास वाली क्षेत्र की जलवायु है। अब बच्चा आपका AF जो कि सदाबहार वनों में पाई जाती है, सदाबहार या विषुवत रेखीय जलवायु की विशेषता है। तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों में AF जलवायु पाई जाती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में विषुवत रेखीय क्षेत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर हो गया AF। नेक्स्ट प्रश्न, और जिसको भी थोड़ा बहुत डाउट हो आप करते चलना। कौन सी जलवायु लगभग सभी महाद्वीपों में पाई जाती है? मीरा गुड मॉर्निंग। चलिए, CW, CS, AM, BW सभी महाद्वीप में पाई जाती है। ये AMW ये मानसून में रह जाती है, ये मरुस्थल है। अब मरुस्थल है तो भैया मरुस्थल यूरोप में कहाँ पाया जाता है बता दीजिए, यूरोप में नहीं पाई जाती। और ये मानसूनी जलवायु है, ये भी यूरोप में नहीं पाई जाती है। ये दोनों जलवायु यूरोप में नहीं पाई जाती, तो दोनों काट दिया हमने। अब बच्चा अपने पास CW और CS बचा। CS आपका है भूमध्य सागरीय जलवायु, और भूमध्य सागरीय सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व के सभी महाद्वीपों में पाई जाती है, केवल एक महाद्वीप को छोड़कर, और वो कौन सा है जिसको हम लोग ज्यादातर सभी लगभग लिखा है अपन ने, लगभग सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। तो अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहां पर नहीं पाई जाती है जलवायु, तो लगभग सभी में पाई जाती है। इसका कीवर्ड आप पकड़िए, लगभग सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। तो आपका आंसर क्या हो गया? CS भूमध्य रेखीय। CW, C का मतलब आपका कोस्ट जलवायु और विंटर ड्राई है। तो इस प्रकार की कोई ऐसी जलवायु नहीं है जो आपके यूरोप वाले क्षेत्रों में पाई जाए, तो ये यूरोप वाले क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है जलवायु। नेक्स्ट, अगला सवाल, CW हमारे भारत में है। यदि आप लोग फोकस करेंगे CW भारत में है जलवायु, गंगा के मैदान में है। निम्न में से कौन सी गैसें हरित गैस नहीं है? तो यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है, यहां नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा हुआ CO2 हरित गैस है और O3 भी आपकी हरित गैस है। अब यहां कोई नहीं है तो इनमें से कोई नहीं है। O3 आपकी हरित गैस है, CO2 हरित गैस। इस इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में, इन्वायरमेंट साइंस में सबसे पहले CO2 गैस हुई, प्रोडक्शन हुई, और CO2 गैस के प्रोडक्शन के बाद एनिमल के विघटन के द्वारा ऑक्सीजन का जनरेट हुआ था।
और ऑक्सीजन के जनरेट और ऑक्सीजन के विघटन के कारण किसका निर्माण हुआ? O3 का निर्माण हुआ, जो कि हम लोग पुरानी क्लासों में पढ़ चुके हैं। क्लोरोफ्लोरो की सांद्रता के लिए अधिक जिम्मेदार है। अब यहाँ पर पूछा गया CFCS के लिए, CFCA के लिए कौन जिम्मेदार है? वन कटाई जिम्मेदार, औद्योगिक प्रदूषण, मानव गतियां, कोई भी नहीं। अब यहाँ पर सवाल पूछा है CFCS, तो बच्चे कई बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो वन कटाई कर लेते हैं, औषधीय प्रयोग। CFCS सबसे ज्यादा यूज होता है प्रसंस्करण विधि में, जिसमें सौंदर्य प्रसाधन विधि होती है, स्प्रे वगैरह, उनमें यूज होता है। और ये सारी की सारी क्या है? मानव गतिविधियां हैं। तो मानव गतिविधियों में इनका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा सबसे अधिक जिम्मेदार, इसका कीवर्ड है आपका अधिक जिम्मेदार, और CFCS। और CFCS सांद्रता, कई लोग समझ रहे हैं सर सांद्रता का मतलब क्या है? सांद्रता का मतलब है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन का मतलब है उसकी मात्रा। तो उसकी मात्रा कितनी ज्यादा है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ? क्योटो प्रोटोकॉल 92 में आया था, लेकिन प्रभावी कब हुआ? तो प्रभावी हुआ 2005 में। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 1992 में आया, लेकिन प्रभावी 2005 में हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सिंपल बड़ा सवाल है, क्या बात है, आप लोगों को आंसर आते हैं तो देते चलिए, बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, न कि आप लोगों से पूछ रहे हैं। चलिए, जिन लोगों ने टेस्ट दिया है, नहीं दिया है, वो एक्सप्लेन कर देख लें। सत्य कथन है। अब इसमें भी कई लोगों ने सवाल गलत किए हैं। पहला है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव व्यापक और सभी जगह समान रूप से होता है। हमें आज तक यही पता नहीं है, बार बार कहता हूं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। भैया ग्लोबल वार्मिंग नाम इसका वैश्विक है, नाम ग्लोबल वार्मिंग का नाम है वैश्विक है, वैश्विक तापमान, वैश्विक तापमान। मेरे पुराने विद्यार्थियों, तो देखिए मैं उनके लिए एक यूज करता था, आत्माएं कहाँ भटक रही है, कहाँ भटकने गए आप, आत्माएं कहाँ भटक रही है। और दूसरा शब्द मैं उन्हें यूज करता था बीमारी। क्या बीमारी है भाई? तो वैश्विक बीमारी नहीं है ये, इसका नाम ग्लोबल वार्मिंग है। बीमारी में कहते हैं बीमारी वैश्विक है, लेकिन इसका प्रभाव, क्योंकि आत्माएं भटकती, एक व्यक्ति भटकेगा, 2 भटकेगा, 3 भटकेगा, तो उसका जो प्रभाव व्यापक होता है, लेकिन सभी जगह नहीं होता है। उसका प्रभाव स्थान विशेष में अलग अलग दिखाई देता है। भारत में उसका अलग प्रभाव होगा, दक्षिणी अमेरिका में अलग होगा, ऑस्ट्रेलिया में उसका प्रभाव अलग होगा, तो उसका प्रभाव व्यापक नहीं होता। दूसरा है, CO2 की मात्रा लगभग 1.5% की वृद्धि से वृद्धि दर नहीं हो रही है, 0.5% की दर से वृद्धि हो रही है, पहला। तीसरा है, ग्लोबल वार्मिंग का शीघ्र प्रभाव हिमटोपी, यानी यहां पर जो लिखा हुआ बड़ा नोट करने वाली चीज है, शीघ्र प्रभाव हिमटोपी एवं तटीय क्षेत्रों पर पड़ता है। तो यानी इन सवालों को आप लोग देखिए, ये सवाल, इसमें से एक सवाल आपके लिए बनकर आ जाएगा, आप देख लेना। ये डेफिनेट मैं कह रहा हूं, इसमें से एक सवाल आपको डेफिनेट आएगा, कुछ भी हो जाए सवाल आएगा, एक सवाल। अब घुमा के पूछ सकता है कि यहां पर हो सकता है CO2 की मात्रा लगभग वार्षिक दर कितनी है बढ़ने की, तो 0.5% हो गया। ग्लोबल वार्मिंग का असर कैसा पड़ता है, तो यहां पर ये हो गया। तो कई बार आप लोग पूछते हैं साहब, अल नीनो का क्या प्रभाव पड़ता है वैश्विक तापमान पर, या वैश्विक तापमान का अल नीनो पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अल नीनो एक प्रादेशिक है, तो वैश्विक का भी प्रभाव क्या होगा, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर उसका प्रभाव देखा जाता है। तो इसको आप अल नीनो से जोड़ोगे तो अल नीनो का भी कोई सवाल गलत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या शामिल किया जाता है? कई बार बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूजन हो गए। ग्रीन हाउस प्रभाव, पहले तो इसको समझना पड़ेगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट GHGF, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है ये। तो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में क्या होता है, कांच की परत की जैसी आकृति का निर्माण होता है, यानी कांच की परत की यूज किया जाता है। अब कांच की परत क्या करती है, सूर्य से आने वाली सौर्य विकिरण का क्या कर लेती है, प्रवेश कर देती है, उसे जाने देती है। लेकिन जैसे यहाँ पर धरातल पर आई, और रिले का नियम, रैंक का नियम है कि पदार्थ पर टकराने के बाद, ग्रहण करने के बाद वह एनर्जी उसकी बदल जाती है, तो उसकी आवृत्ति बदल जाती है। तो ये आने वाली जो तरंग थी वो तो शॉर्ट वेव्स थी, और जाने के बाद क्या हो गई, वो लॉन्ग वेव्स। तो शॉर्ट वेव्स के लिए तो प्रवेशीय, परमेबल है। और देखिए जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश का थोड़ा टर्म्स यूज करना चाहते हैं, उस पेपर में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों को यूज किया है। तो टेस्ट पेपर में आप लोग देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश, पहले हमने हिंदी यूज किया है, फिर इंग्लिश मिल किया है, बाईलैंग्वेज हमने पेपर बनाया है।
तो वो भी आपके लिए बहुत बड़ा फायदे का सौदा रहेगा। दूसरा है शॉर्ट वेव्स हो गए। अब तो यहाँ पर आगत और निर्गत दो चीजों की बात हो रही है। तो देखिए सौर विकिरण का आगत वायुमंडल द्वारा प्रवेश होता है, बिल्कुल होता है ग्रीन हाउस प्रभाव में। आगत विकिरण का अवशोषण, आगत विकिरण का कभी भी ग्रीन हाउस विकिरण अवशोषण नहीं करती है, जाने देती है। लेकिन क्या करती है, निर्गत विकिरण का क्या करती है, वो अवशोषण करती हैं। और फिर वायुमंडल का तापन करने वाली सभी प्रक्रियाओं का प्रभाव। तो यहां पहला वाला जो इफेक्ट था वो कौन सा इफेक्ट था कि हमारी एक नेचुरल प्रोसेस थी, नेचुरल प्रोसेस थी, CO2 थी। अब मानव के द्वारा भी कोई क्रिएट कर दिया जाता है तो भी क्या करते हैं, हमारे वातावरण को गर्म कर दिया जाता है। तो इसमें ये वाला भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। एक और ये नहीं होगा, ये वाला 1 3 4। तो 1 3 4 वाला है। कई सवालों को देखा ही ना। गुड मॉर्निंग रामजी लाल, गुड इवनिंग भैया। चलिए, मैंने कई बार सवालों को देखा है, ये बच्चों ने सब ने, कई लोगों ने चार केवल चार, बहुत कम लोगों ने इसके आंसर बी दिया है। जिसने अप्रोच यूज किया है वो सवालों करेगा। और मैं ज्यादातर सवाल वो अप्रोच बेस पर देता हूं, जिससे हमारा अप्रोच डेवलप हो जाएगा, तो फैक्चुअल और कंसेप्ट दोनों क्लियर होते चलेंगे अपने। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के निम्न कारण हैं। और मैं कह रहा हूं जो एनसीईआरटी के जो पेपर्स हैं, जो प्रश्न आप सॉल्यूशन कीजिए आपके किसी भी एग्जाम में, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी भी एग्जाम में आप बैठना, चाहे छोटी एग्जाम हो चाहे बड़ी एग्जाम हो, 100 में से 55 प्रश्न तो हमारे एनसीईआरटी से तय किए जाते हैं। कम से कम 55 क्वेश्चंस वहां से आएंगे। और जो सक्सेस रेशो होता है वो 60 पर सिलेक्शन ले लेता है। लेकिन हमारी आदत क्या है, शुरू से हम लोग ये नहीं पढ़ते, हमें पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं जो कि लचीला होता है, तड़का लगा हुआ होता है, कोई प्रमाणिक नहीं होता, वो ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं, गाइड पढ़ते हैं, उसे नहीं पढ़िए। पहले मैं कहता हूँ इसको पढ़ोगे तो आप अप्रोचेबल हो जाओगे। नेक्स्ट, तो अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन के निम्न कारण है। मिल्कोविच दोलन, ज्वालामुखी क्रिया दोनों ही कोई नहीं। तो ज्वालामुखी क्रिया और मिल्कोविच जो है वो खगोलीय गणना है, खगोलीय घटना है। तो खगोलीय घटना के लिए, खगोलीय प्रभाव के लिए मिल्कोविच दोलन कहा जाता है। अब देखिए, अभी मैं बताता हूँ, अभी साल भर जो एग्जाम हुई थी, साल भर 3 एग्जाम मैंने देखी है अभी। एक तो शेखावटी यूनिवर्सिटी का PhD का पेपर देखा था, एक कॉलेज लेक्चर का पेपर देखा था, एक एग्जाम और थी, यूपी हो या कोई और दूसरी एग्जाम हो, वहां उन तीनों सवालों पर, तीनों एग्जाम पर ये मिल्कोविच दोलन पूछा गया था। मिल्कोविच दोलन क्या है, बच्चा बोले साहब मिल्कोविच तो पढ़ा है नहीं, कहाँ देखा है? तो ये एनसीईआरटी में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो आपको इसको स्टडी करनी है। तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा और मिल्कोविच दोलन के द्वारा यहाँ पर जो हमारा क्या पढ़ा, जलवायु परिवर्तन हुआ। क्योंकि जब हमारा शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं, प्री कैम्ब्रियन काल पढ़ते हैं, प्री कैम्ब्रियन से कैम्ब्रियन काल पे आते हैं, बहुत सारे कालों पर, सैनोजोइक मेसोजोइक इन कालों पर जाते हैं। इन सब में परिवर्तन का एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, यानी वैल्केनो एक्टिविटी, और सेकंड हम खगोलीय घटना लेते हैं। तो खगोलीय घटना, इन दोनों के कारण हमारा क्लाइमेट चेंज होता है। तत्कालीन धूल का कटोरा है, यानी अब वो धूल का कटोरा नहीं है, पहले वो धूल का कटोरा था। तो तत्कालीन का मतलब है पुराना, अब वो कटोरा नहीं है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण क्या, पहले कोई धूल का कटोरा था और वो अब मैदानी बन गया। अब पहले वो मैदान था, अब वो धूल के कटोरा में कन्वर्ट हो रहा है। ये सब जो जलवायु परिवर्तन का है। तो सहारा का मरुस्थल तो आज भी धूल का कटोरा है, तत्काल लिखा हुआ है, तो कई लोगों ने सहारा का मरुस्थल भी किया हुआ है। इसके बाद हम मंगोलिया का मरुस्थल, इसमें कई लोगों ने मरुस्थलों का नाम लिया है। भारत का उत्तरी पश्चिमी भाग, ये तीनों के तीनों देखिए मरुस्थल हैं, और यहां पर लिखा हुआ था तत्कालीन। तो ये वाला जो सवाल है, बिना पढ़े जिनके पास अप्रोच है उसको कर सकता था। तो इसका सही सवाल हो गया यूएसए के वृद्ध मैदान का दक्षिणी पश्चिमी भाग। मैप बनाता हूं, ये यूएसए है, ये प्रेरीज वाला घास का मैदान मध्य भाग, तो इसका दक्षिणी पश्चिमी जो मैदान है, ये वाला भाग दक्षिणी पश्चिमी भाग है, ये धूल का कटोरा था उस समय का, आजकल इसमें परिवर्तन हो गया है। नेक्स्ट, अब अगला सवाल है, वाइकिंग कबीले कहाँ अधिवासित है? वाइकिंग कबीले कहाँ अधिवासित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, वाइकिंग जो कबीले हैं 11वीं 12वीं शताब्दी पर, 11वीं 12वीं शताब्दी पर यूरोप पर इनका अधिकार था।
यूरोप पर, टर्की वाले क्षेत्र पर अधिकार था। इसके बाद उत्तर में भी अधिकार था, यानी उस समय वाइकिंग कबीले का सबसे ज्यादा यूरोपीय क्षेत्र पर अधिकार था, प्रभाव था। जलवायु परिवर्तन होते 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 क्या हुआ, ये जो जनजाति, ये कबीले हैं, उत्तर की ओर आवेशित हो गए, यानी ग्रीनलैंड और आइसलैंड पर चले गए हैं ये कबीले। आज ये कबीले ग्रीनलैंड और आइसलैंड की तरफ मूव कर गए हैं। किसके कारण हुआ, ये जलवायु परिवर्तन के कारण हुए, और इनका आधिपत्य 11वीं 12वीं शताब्दी पर है। अब देख ली, कबीले ही माइग्रेट कर गए हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट, तो इसका सही आंसर हो गया आपका ग्रीनलैंड है। दक्षिणी यूरोप में अधिकार था इनका। अभी कहाँ आदिवासी थे, वर्तमान में लिखा हुआ है आदिवासी। दक्षिणी यूरोप पर भी इनका अधिकार था, पश्चिमी यूरोप पर इनका अधिकार था, उत्तरी यूरोप पर अनधिकार था, एशिया के टर्की वाले क्षेत्र, अनातोलिया का पठार, वहां तक भी इनका अधिकार था। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 11वां। 79 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में आंतरिक भाग में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहां पर 79 डिग्री उत्तरी और अक्षांश दोनों लिखे हुए हैं, तो अब इसका मतलब हमारे समझना चाहिए कि उत्तरी भाग वाली या दक्षिणी भाग दोनों में पाई जाती है। तो पहला है कि ईटी जलवायु, दूसरा ईएफ जलवायु, तीसरा डीएफ और डीडब्ल्यू। और हमें पता है डीडब्ल्यू वाली, यानी हम लोग पढ़ चुके थे आराम से, और एक जनरल क्लासिफिकेशन दिया था विश्व रसप्रिया ओके मुकेश। चलिए, तो हमने एक क्लासिफिकेशन बड़ा अच्छा दिया था, उस मैप को बार बार कहता हूं, लेकिन उस मैप की अप्लाई केवल 1 या 2% विद्यार्थी करते हैं। मैं कहता हूं मेरा सबसे बड़ा फेमस मैप है, उसके द्वारा पूरी जलवायु विज्ञान कंप्लीट हो जाती है, कोई सिद्धांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे उसको नहीं पढ़ते हैं। तो हमने लिखा रखा 0 से 10 वाला क्षेत्र, 10 से 30 वाला क्षेत्र, 30 से 45 वाला क्षेत्र, 45 से 60 वाला क्षेत्र। ये आ गया ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये कौन सा होगा, ई वाला क्षेत्र होगा। तो ई में कौन सी जलवायु है, तो यहां पर डी तो हो नहीं सकती। अब बचा क्या हमारे पास, ई ई दोनों, एफ और टी बचा। टी का मतलब है आपका टुंड्रा वाला क्षेत्र है, एफ का मतलब है आपका फ्रोस्ट वाला क्षेत्र है। अब आप देखिए, टुंड्रा जलवायु दक्षिणी में नहीं पाई जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में टुंड्रा नहीं पाई जाती है, और विशेषकर आंतरिक भागों में। और आंतरिक भागों में क्या होगा, बर्फबारी क्रिया होगी, यानी यहां पर परमोफ्रास्ट की घटनाएं होती है, तो स्थायी तुषार की भूमि होगी आंतरिक भाग में। तो इसका सही आंसर होगा आपका ई एफ होगा। तो टी मानी टुंड्रा, टुंड्रा वाला दक्षिणी भाग में है ही नहीं है, तो अब कहां होगा बच्चा, क्या, ई एफ। तो इसको भी हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12वां। भाई जिसको प्रॉब्लम है वहां पर आप मुझे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर, शीत हिम वन जलवायु का प्रतीक है। बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन हम लोगों ने क्या कर रखा है, कोपेन को इस तरह पढ़ रखा है जो हमारी पूरा कंसेप्ट ही गलत कर देता है। मैं कहता हूं थॉर्नवेट को पढ़ लीजिए, आपका कंसेप्ट गलत नहीं होगा, लेकिन कोपेन से आपके कंसेप्ट गलत हो जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी से आपका मैच नहीं कर पाते हो। मैं इस क्लास को दोबारा पढ़ाऊंगा, एनसीईआरटी को रखकर आपके सामने एक एक चीज को व्याख्या करूंगा वापस दोबारा से। तो देखिए, शीत हिमवन जलवायु TFEC, तो सी हमारी हो गई कोष्ण जलवायु, कोष्ण जलवायु होगी सी हमारी। एफ हमारी होगी फ्रॉस्ट जलवायु होगी, तुषार वाला क्षेत्र हो गया। अब लेकिन मैं यहाँ ऐप की बात करना चाह रहा हूं, बड़े अक्षरों में ऐप लिखा हुआ है, छोटे अक्षर में नहीं लिखा, अक्षर में लिखा हुआ है। तो सी आपकी कोष्ण जलवायु है, और एफ जो है आपकी हिमाच्छादित क्षेत्र है, ग्लेशियर कवर्ड एरिया है, ग्लेशियर कवर्ड हिम टोपी है, ये लीजिए ग्लेशियर कवर्ड हिल एरिया है। तो जो हिल्स ग्लेशियर से कवर्ड है उसके लिए एफ का यूज किया जाता है। ई वाला जो क्षेत्र है इसके लिए ध्रुवीय जलवायु का प्रयोग किया जाता है, फ्रिगिड का यूज किया जाता है। अब बचा डी, डी के लिए शीत हिमवन जलवायु का प्रयोग किया जाता है। भारत में अरुणाचल वाला जो क्षेत्र है उसके लिए डी यूज किया जाता है, तो वहां पर भी कौन सी जलवायु है, शीत हिमवन जलवायु है। ठीक है भाई, चलिए। हाँ प्रेम कुमार, दक्षिण में टेंगा वन नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, तो इसका सही आंसर हो गया आपका डी, ये लीजिए। अगला प्रश्न देखें, उच्च अक्षांशों में हवाओं का मौसमी प्रत्यावर्तन और वर्षा 12 से 15 सेंटीमीटर के मध्य होती है, किस जलवायु की पहचान है। सवाल थोड़ा बड़ा है और ये बहुत कंसेप्ट लेकर जाने, हवाओं का प्रत्यावर्तन
और हम पढ़ चुके, आराम से मैंने लिखवा है, हवाओं का प्रत्यावर्तन दो जगह होता है। मौसमी उत्क्रमण की घटनाएं एक होता है हमारे मानसूनी वाली जलवायु क्षेत्र में, और एक होता है साइबेरिया का जो तटीय क्षेत्र है, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के वाला जो भाग है, वहां पर हवाओं का क्या होता है, प्रत्यावर्तन होता है। तो 60 का नाम आ गया तो 60 वाला क्षेत्र होगा। अब 60 वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। उसके ऊपर वाला भाग हम जब बात करेंगे तो अब देखिए यहां पर सवाल होता है, एएफ यहां पर है नहीं है, एएफ यहां पर है नहीं है। ईटी ये टुंड्रा वाला जलवायु क्षेत्र है, यहां पर हो नहीं सकती मौसमी प्रत्यावर्तन। ईएफ यहां पर ये फ्रोस्ट होता। तो अब सही आंसर क्या हो गया इसका, डी डब्ल्यू हो गया, डी डब्ल्यू। और ये क्या, डब्ल्यू का मतलब होता है विंटर ड्राई, समर रैन होता है। हिम आर्द्र है, यानी शीत ऋतु पे यहाँ पर क्या होता है, आर्द्र होता है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा यहाँ पर वर्षा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल, समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु का प्रतीक है। अब समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु, तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 सी हैं, ये लीजिए। डीएफ तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहां पर पूछा गया समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु, और इसका मतलब है ये यूरोपीय जलवायु, यूरोपीय जलवायु। ये लीजिए, पश्चिमी तटीय जलवायु का प्रभाव यूरोपीय जलवायु है। और सी एफ बी, और एक है सी एफ ए। सी एफ ए है आपकी चीन तुल्य जलवायु, सी एफ बी है आपकी यूरोपीय तुल्य जलवायु। ये लीजिए, सी एफ बी, ए में, ए का मतलब अपन कोपेन के हिसाब से बात करें टेम्परेचर ज्यादा होता है, बी में थोड़ा टेम्परेचर कम होता है, सी में और कम टेम्परेचर होता है, डी में और कम टेम्परेचर होता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका, सी एफ बी हो जाएगा। अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग, दक्षिणी जापान, उत्तर पूर्वी अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर कौन सी जलवायु पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन फिर वापस सी एफ ए, सी एफ सी, सी एफ बी, डी एफ, चारों ऑप्शन वापस रिपीट कर दिए। तो डी एफ है नहीं, तो अब यहां पर ये तो चीन तुल्य जलवायु है। तो ये जो पहचान है, दक्षिणी जापान, उत्तरी पूर्वी अर्जेंटीना और जापान चीन का भाग, तटीय दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट वाला भाग, यानी आप मैप बनाओ, ये ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग है। तो यहां तो हो गया मानसून, और यहां पर ये वाला क्षेत्र है। तो ये पश्चिमी चीन तुल्य जलवायु यहां पर। तो इसका सिंबल क्या हो गया, सी एफ ए, चीन तुल्य जलवायु है। ठीक है, सी एफ सी एस क्या होता है, ये आंतरिक भाग में जाएंगे, यानी आपका जो पश्चिमी यूरोपीय तुल्य भाग है उसके आंतरिक भाग में जाएंगे तो वह ठंडी जलवायु होती है, तो वहां उसके लिए सी एफ सी एस का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किस जलवायु में शीत ऋतु आर्द्र होती है। और इसकी भी बात कर लेते हैं। चलिए यहां पर एक लिखा हुआ है तो इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये सी एफ ए बच गया आपका, है ना, ये रहा, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये रह गया डी एफ, डी का मतलब आपकी हिमवन जलवायु है, हिमवन जलवायु। एफ का मतलब होता है आर्द्र जलवायु। हिमवन आर्द्र जलवायु जो है हमारे अरुणाचल में है, लेकिन वहां टेम्परेचर कम है, इसलिए उसके साथ हम लोग क्या जोड़ देते हैं, सी जोड़ देते हैं। तो DFCS हो गया, DFC। अब चलते हैं अगले सवाल पर। निम्न में से किस जलवायु में शीत ऋतु आर्द्र होती है। तो शीत ऋतु आर्द्र का मतलब है समर ड्राई। हमेशा बोलता हूं मैं, सी जहां है उसका उल्टा कर दीजिए। तो डब्लू का मतलब होता है विंटर ड्राई, और यहां पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, शीत ऋतु आर्द्र। तो विंटर ड्राई है तो वर्षा कब होगी, समर में होगी, तो डब्लू तो हो नहीं सकता। एस का मतलब क्या होता है, समर ड्राई और विंटर रेनफॉल होता है। तो देखिए सी एस ये विंटर आपकी ड्राई है, डब्लू का मतलब विंटर ड्राई, और जबकि यहां पर पूछा शीत ऋतु आर्द्र, तो ये गलत हो गया। सी एफ ए यहां तो वर्षा, वर्ष भर वर्षा हो रही है, तो यहां पर कुछ होगा नहीं, तो ये वाला गलत हो गया। तो सही आंसर हो गया ये वाला आंसर। नेक्स्ट, अब अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर कई लोगों ने आपत्ति दर्ज की थी, सर इसका आंसर ये क्यों हुआ। ठीक है, तो यहां पर देखिए हिम आच्छादित उच्च भूमि की जलवायु को किस शब्द के, यहां पर देखिए कोपेन महोदय एच के लिए हिल एरिया प्रदर्शित करता है, हिल, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, हिम आच्छादित लिखा हुआ है, और हिम आच्छादित जो लिखा होता है वो होता है एफ होता है, फार ये होता है। तो अब आप लोगों को मैं बता देता हूं, चलिए हिम आच्छादित तो और ऊंचा वाला क्षेत्र भी कह देता हूं, उच्च भूमि। तो विश्व का, अब मैं आपको लेके चलता हूं, व्याख्या करते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा औसत महाद्वीप कौन है।
तो विश्व का सबसे औसत ऊंचा महाद्वीप, उच्च भूमि का मतलब पर्वत थोड़ी लिखा हुआ है यहाँ पर। उच्च भूमि का मतलब थोड़े, उच्च भूमि का मतलब होता है, एक हमेशा ध्यान रखना है, उसका मतलब होता है प्लेटू। कभी भी आप सवाल करके आओ, उच्च भूमि का मतलब होता है प्लेटू होता है। ये एनसीईआरटी टर्म्स है, हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती है। उच्च भूमि का मतलब होता है प्लेटू। और पर्वत को हमें, पर्वत को यदि एग्जामिनर लिखेगा तो या तो रिज लिखेगा या फिर वो क्या लिखेगा, माउंटेन्स लिखेगा। तो पर्वत एरिया पठारी एरिया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा औसत पर्वत पठारी महाद्वीप कौन सा, अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका पे कौन सी जलवायु पाई जाएगी, तो वहां क्या होगा, एफ जलवायु पाई जाएगी। एच आपका हॉट एरिया है, एच आपका हिल एरिया है, और एफ आपका फुल टाइम रेनफॉल एरिया है। ये लीजिए, इतना सिंपल सवाल था, लेकिन कंफ्यूजन इसलिए हुआ क्योंकि हम इसको तोड़ नहीं पाए। और मैं बार बार कहता हूं, शब्दों को एनसीईआरटी हल करना है तो शब्दों को इतना तोड़िए जो शब्द भी शर्मिंदा पड़ जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें।